चांदनी नगर गांव में एक किसान असद अपनी बूढ़ी माँ रसिया, बीवी बानो और बेटे जैन के साथ रहता था। पहले तो असद के पास काफी जमीन थी और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था, मगर बूढ़ी माँ की बीमारी के चलते धीरे धीरे उसकी सारी जमीन बिक गई थी और अब असद के पास खेती करने के लिए जमीन भी कम बची थी। उसका खानदान पहले से ही गरीब था, मगर अब तो हालत और भी खराब हो जाती है। घर की ज़रूरतों को पूरा करने और माँ के इलाज के लिए असद ने गांव के चौधरी से पैसे उधार लिए थे। असद के पास कुछ खेती के लिए ज़मीन तो बची थी, पर इतना अनाज नहीं हो पाता था कि उसका गुजारा चल सकता। खेत में होने वाले आधे अनाज को वो अपने घर के लिए रख लेता था और जो बच जाता था उसे बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता उससे वो अपना कर्जा और घर के बाकी खर्च चलाता था। पर अब तो खेत भी आधा रह गया था और उसमें होने वाला अनाज भी आधा रह गया। कर्ज के पैसे चुकाने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी और साथ साथ घर के खर्च के लिए भी पैसे नहीं बच रहे थे। एक दिन चौधरी असद को अपने पास बुलाता है और कहता है, असद, कर्जे की रकम कब चुकाएगा? तो असद बोलता है, आपको तो पता है मेरे हालात का। ये सुनकर चौधरी गुस्से से असद की तरफ देखता है और बोलता है, मैंने तेरा ठेका ले रखा है क्या? मुझे सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, कब देगा ये बता तू। असद गिड़गिड़ाते हुए कहता है, अभी तो नहीं है मेरे पास पैसे, जैसे ही फसल बिकती है सबसे पहले आपका कर्ज चुकाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश के बच्चे, कोशिश नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। चौधरी असद के गिड़गिड़ाने को नजरअंदाज करते हुए कहता है, आप तो जानते हैं कि घर में मेरी बीमार बूढ़ी माँ है, माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं होते मेरे पास, तो आपको कहाँ से दूं मैं पैसे? असद रोते हुए बोलता है। तो चौधरी गुस्से से घर्राता है और कहता है, देख असद, मुझे ये मगरमच्छ के आंसू मत दिखा। जब देखो कर्ज चुकाने के नाम पर रोना शुरू कर देता है। अरे जब दे नहीं सकते तो लेते क्यों हो? और सुन मेरी बात, अगर 2 महीने में तुमने मेरे पैसे ना दिए तो मैं तेरा घर और तेरा बचा हुआ खेत तुमसे छीन लूंगा। अब तुझे क्या करना है ये तू सोच ले। नहीं नहीं चौधरी साहब, ये जुल्म मत करिएगा। अगर आप हमारा घर ले लेंगे तो हम रहेंगे कहाँ? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज मत कीजिएगा। असद चौधरी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। चौधरी असद को झिड़कता है, जिस पर असद कहता है, चौधरी साहब, आप तो देख ही रहे हैं, इस साल बारिशें भी कितनी हो रही हैं और फसलें खेतों में खड़े खड़े ही खराब हो रही हैं। इन खराब फसलों को कौन खरीदेगा? अरे भाई, बारिशें ज्यादा हो रही हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? देख असद, तू मेरा दिमाग मत खराब कर। जिस दिन सारे पैसे चुका देगा उस दिन बात करना। चौधरी असद को रोता देखकर बेजारी से कहता है, और चल निकल यहाँ से। अब 2 महीने बाद आऊंगा तेरे घर में, तब तक पैसे दे दे तो ठीक है, वरना अपने रहने के लिए कोई और ठिकाना देख लेना। बहाने मत बना और ना ही ये आंसू मेरे सामने बहा तू। ऐसा कहकर चौधरी असद को धक्का देकर वहाँ से चलता करता है और असद बिना कुछ बोले वहाँ से रोता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ता है। उसकी बीवी और बेटा घर के आंगन में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। जैन अपने बाप को आता देखकर खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, बाबा आप आ गए। माँ देखो ना, बाबा आ गए। अपने बेटे को अपनी तरफ आते देखकर वो अपनी आंखों से आंसू फौरन पोंछ लेता है और कहता है, अरे मेरे राजा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए नहीं गए क्या आज? बस बाबा जा रहा हूँ, आपको देखा तो रुक गया। बाबा देखो ना, मेरे कपड़े कितने खराब हो गए हैं और अब तो सर्दियाँ भी आने वाली हैं। आप इस बार सर्दी से बचने के लिए मेरे लिए अच्छे से कपड़े ले आना। अपने बेटे की ये बात सुनकर असद डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखकर कहता है, अच्छा अच्छा मेरे राजा बेटा, बाबा इस बार तुम्हारे लिए सर्दी से बचने के लिए बहुत अच्छे कपड़े खरीद कर लाएंगे। बानो अपने शोहर को उसके आंसू पोंछते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि चौधरी नहीं माना है। वो जैन को वहाँ से जाने के लिए कहती है।
अरे जैन, देखो बाबा अभी थके हुए आए हैं, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो, वो कब से तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ माँ, जा रहा हूँ, आता हूँ बाबा मैं थोड़ी देर में। ऐसा कहकर जैन वहाँ से चला जाता है। जैन के जाने के बाद बानो असद से पूछती है, क्या हुआ जी, क्यों इतना परेशान दिख रहे हो। कुछ नहीं बानो, बस अभी अभी चौधरी के पास से आ रहा हूँ। हाँ, आपको परेशान देखकर मैं समझ ही गई थी। क्या कहा उसने जी? और क्या कहेगा बानो, अपने पैसे मांग रहा था और मेरे पास पैसे नहीं है उसको देने को। तो आपने क्या बोला उसको? तो आपने बोला नहीं उसको कि अभी हालात खराब चल रहे हैं, जैसे ही ठीक होते हैं कोशिश करते हैं उसका कर्ज चुकाने की। मैंने बोला था बानो, पर चौधरी नहीं माना। इस बार असद बेदिली से बानो को जवाब देता है। अच्छा, तो क्या बोला उसने जो आप इतना परेशान दिखाई दे रहे हैं? तो असद फिक्रमंदी से बानो की तरफ देखते हुए बोला कि अगर इस बार मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो वो हमारा ये घर और हमारा खेत सब हमसे ले लेगा, और सर्दियां भी आने वाली हैं, हम कहाँ जाएंगे। ऐसे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा बानो, कुछ भी। ऐसा कहकर असद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने शोहर की आंखों में आंसू देखकर बानो दिलासा देने वाले अंदाज में कहती है, आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। आप बस अल्लाह पर भरोसा रखें, आप देखना कोई ना कोई तो हल निकल ही आएगा। तब तक असद की माँ रसिया अंदर चारपाई पर लेटे लेटे असद और बानो की बातें सुन रही थी। वो असद को अपने पास बुलाती है। असद, वो असद बेटा, यहाँ तो आ जरा। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर असद अंदर जाता है और कहता है, क्या हुआ माँ? यहाँ आ मेरे बेटे, मेरे पास बैठ। रसिया मुस्कुराते हुए बेटे से कहती है। असद अपनी माँ के पास बैठ जाता है। तब रजिया बड़े प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ फेर कर कहती है, तू मेरी फिक्र मत कर बेटा, मेरा तो वक्त आ गया है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। नहीं नहीं माँ, ऐसा क्यों बोल रही हैं? असद अपनी माँ की बात सुनकर फौरन बोलता है, बेटा मैंने तेरी और बहू की बातें सुनी हैं, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि तू मेरी दवाइयों पर जो पैसा खर्च करता है ना बेटा, वो अब मत कर। तू अपना कर्ज उतार और ये घर और अपनी जमीन बचा। अगर ये भी तेरे हाथ से चला गया तो क्या होगा तुम लोगों का। असद चुपचाप सर झुकाए अपनी माँ की बातें सुन रहा था। तब वो कहता है, माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अभी मेरे पास 2 महीने का वक्त है, मैं सब ठीक कर दूंगा, अब देख लेना। अब आप ज्यादा बातें मत करें, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और सो जाएं, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे लेना मुझे। ऐसा कहकर असद भी सोने चला जाता है। बारिशें इस बार काफी हो रही थीं, तो असद की आधी फसल भी खराब हो गई थी और अब सर्दियां भी शुरू हो चुकी थी और असद के 2 महीने भी लगभग खत्म होने वाले थे। पर वो ना तो पैसों का इंतजाम कर पाया था और ना ही ढंग से अपनी माँ का इलाज करवा पाया था। रजिया की तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी थी, जिसे देखकर असद बहुत परेशान हो गया था। उसने गांव के कुछ लोगों से पैसे उधार मांगने की कोशिश की, पर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अब सर्दियां भी बढ़ने लगी थीं। असद और उसके घर वालों के पास इस सर्दी से बचाव के लिए कुछ भी नहीं था। पैसे ना होने की वजह से वो अपनी माँ को ठंड से बचाने के लिए कंबल भी नहीं खरीद कर दे पा रहा था। अपनी माँ को फटे पुराने कंबल में ठंड से ठिठुरते देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मगर वो कर भी क्या सकता था, बेचारा मन मार कर रह जाता था। ऐसे ही एक दिन वो अपनी बीवी से कहता है, कैसे होगा अब सब कुछ, और कैसे मैं तुम लोगों को बेघर होने से बचा पाऊंगा, और कैसे बच पाएंगे हम इस जानलेवा ठंड से। माँ की हालत तो खराब से खराब तर होती जा रही है, कैसे बचाऊंगा मैं माँ को इस ठंड से। बानो चुपचाप अपने शोहर की बातें सुन रही थी। उसको पता था कि कुछ नहीं हो सकता, वो अपना घर और जमीन खो देंगे। वो डबडबाई आंखों से कभी अपने शोहर असद को देखती और कभी अपने बेटे जैन को।
असद भी चुपचाप यही सोचता रहता कि अब वो क्या करेगा जब उसके पास घर और खेत नहीं बचेगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन चौधरी पहुंच जाता है। चौधरी को वहां देखकर असद को ये समझने में देर नहीं लगी कि अब उसके और उसके घर वालों के साथ क्या होने वाला है। क्यों रे असद, हो गया पैसे का इंतजाम? चौधरी ने गरजते हुए असद से पूछा। नहीं चौधरी साहब, असद ने मायूसाना अंदाज में गर्दन झुकाते हुए जवाब दिया। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो तुझे पता है ना कि तेरे साथ अब क्या होगा। चौधरी की बात सुनकर असद हाथ जोड़कर रोते हुए उसके पैरों में बैठ जाता है और कहता है, चौधरी साहब, अगर कुछ वक्त और दे दें, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे, कुछ तो रहम करे हम पर। चौधरी असद की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुमको अब और वक्त नहीं मिलेगा, बस बोला था ना मैंने तुमको, अब मेरे सामने ये रोने धोने का ड्रामा मत कर। ऐसा कहकर चौधरी अपने आदमियों को इशारा करके उसके घर का सारा सामान बाहर फेंकने को कहता है और चौधरी के आदमी असद के घर का सामान बाहर फेंकने लगते हैं। असद का बेटा जैन ये सब देखकर डर जाता है और अपनी माँ बानों से लिपटकर जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर असद कहता है, चौधरी साहब, थोड़ा रहम करें हम गरीबों पर। मैं अपनी गरीब माँ और इस छोटे बच्चे को लेकर इस ठठरती हुई सर्दी में कहाँ जाऊँगा। मेरी माँ मर जाएगी इस ठंड से, कुछ तो तरस खाएं हम लोगों पर। चौधरी असद की एक नहीं सुनता और उसका सारा सामान घर से बाहर फेंकवा देता है। असद और उसकी बीवी बानो रोते रोते अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं और उसका बेटा जैन अपनी दादी के पास बैठकर अपनी छोटी छोटी आंखों से अपने माँ बाप को रोता हुआ देख रहा होता है। असद अपनी माँ, बेटे और बीवी के साथ घर के बाहर सड़क पर ही बैठ जाता है। जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगती है और चारों सू कोहरा भी छाने लगता है। ठंड से बचने के लिए उनके पास कंबल भी नहीं थे, जो थे वो भी इस हालत में नहीं थे कि उनसे ठंड से बचा जा सके। असद की माँ रज़िया की तबीयत खराब होने लगी और वो बुरी तरह ठंड से कांपने लगी। असद अपनी माँ को ठंड से बचाने के लिए आग जलाता है। उसकी माँ को थोड़ा आराम मिलता है। थोड़ी देर ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन रज़िया इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। असद पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने दम तोड़ दिया था और वो कुछ भी ना कर सका। जैन भी ठंड की वजह से बीमार रहने लगा था। अपनी माँ को तो असद ने खो दिया था, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहता था। वो लोगों के खेतों में काम करने लगा और उसकी बीवी बानो भी लोगों के घरों में खाना बनाने और साफ सफाई का काम करने लगी। असद ने गांव के बाहर ही अपने और अपने घर वालों के लिए एक छोटा सा घर बना लिया था।